नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हुए हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर के पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। और खबर में दम है में आज सबसे पहले बात होगी कैबिनेट मंत्री के बेटे की। सरकार के कद्दावर मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला राजस्थान का है, लेकिन एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है। इसे लेकर के सियासत भी हो रही है गर्म और कांग्रेस पूरे मामले को लेकर के कश्मकश में है। वहीं बीजेपी महिला अपराध को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर है। यह खास रिपोर्ट देखिए। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। रोहित जोशी के खिलाफ जो रेप का मामला दर्ज हुआ है वो दिल्ली पुलिस इसकी जांच अब करेगी। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लिहाजा इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो मंत्री से लेकर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का प्रभाव भी काम नहीं करेगा। रेप केस में फंसा जलदाय मंत्री का बेटा। दिल्ली पुलिस के हवाले बलात्कार केस की जांच। बीजेपी ने सरकार को घेरा मंत्री पुत्र को बचाने का आरोप। माननीय विधायकों की और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने लगे हैं। बलात्कार करने आपको तो ध्यान होगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। महिला अपराधों को लेकर लगातार अटैक कर रही बीजेपी को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर घेर रही है। बीजेपी पूछ रही है कि गंभीर आरोपों के बाद भी रोहित जोशी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों पीड़ित को दिल्ली पुलिस की शरण लेनी पड़ी। क्योंकि वो महेश जोशी जी के पुत्र हैं, शादीशुदा हैं, उनके घर में ही रहते हैं। अगर उनको भी इस प्यार मोहब्बत के बारे में इतने समय तक पता नहीं हो तो मैं सोचता हूँ यार फिर तो पिता होने के बारे में जो जिम्मेदारी उनकी है उस पर उनको विचार जरूर करना चाहिए। और जब जिसने अपराध किया है, अगर मंत्री वास्तव में अपराधी को दंड देने के पक्ष में रहे तो जनता उसकी वाहवाही करेगी, और अगर उसको बचाने का प्रयास करेगी तो जनता उस पर थू-थू करेगी। ये पूरा मामला अब दिल्ली पुलिस के जांच के दरमियान है, और मैं समझता हूँ कि जब खुद महेश जोशी बोलते हैं कि मुझे पुलिस और न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, तो निश्चित तौर पर इस कर्म और कुकर्म का पर्दाफाश होगा और दोषी के विरुद्ध कारगर कार्रवाई होगी। माननीय विधायकों की और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने लगे हैं। बलात्कार करने आपको तो ध्यान होगा। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन पुलिस को तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। दिव्या मदेरणा ने सीधे महेश जोशी या उनके बेटे का नाम अपने ट्वीट में नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, ये सीधे तौर पर महेश जोशी पर निशाना माना जा रहा है। तो मुझे लगता है तो डीजीपी को इसमें इंक्वायरी करने की जरूरत है इमीडिएटली, कि कंसर्न पुलिस स्टेशन ने अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी है तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी डायरेक्शंस मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त दिए थे। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पीड़िता का निवास जो है वो राजस्थान में है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है
तो सुरक्षा का मामला और प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं। तो मुझे लगता है दोनों चीजें देखने की जरूरत है कि ऐसे अधिकारी जिसने पुलिस के प्रशासन पर गवर्नमेंट के ऊपर आज एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, उनके ऊपर इंक्वायरी होकर उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सामने आए और पूरे मामले को लेकर जवाब दिया। डोटासरा ने कहा, केवल एफआईआर दर्ज हो जाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी जांच अधिकारी की रिपोर्ट में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डोटासरा ने दो टूक कहा, चाहे मंत्री का बेटा हो या मेरा बेटा, अगर वो दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। बेटे रोहित जोशी के खिलाफ लगे रेप के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर जलदाय मंत्री से भी बातचीत की गई। महेश जोशी ने दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष है, जांच में पूरी बात साफ हो जाएगी। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज हुई तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्य का करे। उधर बलात्कार पीड़िता ने इस पूरे मामले में सियासत तेज होने के बाद में राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। पीड़िता ने जो सुरक्षा के लिए ईमेल किया है, उस ईमेल के अंदर लिखा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि कोई भी अप्रिय घटना या बलपूर्वक कार्रवाई उसके और परिवार के साथ हो सकती है। सबूतों को नष्ट करने के लिए ये सब कुछ अभियुक्त पक्ष के द्वारा किया जा सकता है। चूँकि इस अपराध की अधिकांश घटनाएं राजस्थान में भी हुई हैं और पुलिस को इन घटनाओं से अनुसंधान में महत्वपूर्ण साक्ष्य भी इकट्ठा करने हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। रेप पीड़िता। दरअसल जयपुर की रहने वाली एक 23 साल की युवती ने जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दिल्ली के सदर थाना बाजार के अंदर 8 मई को बलात्कार समेत कई गंभीर मामलों के अंदर 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी। मंत्री के बेटे पर पीड़ित के आरोप। 26 फरवरी 2022 को शादी का झांसा देकर ले गया। राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों के होटल में रुका। नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार बलात्कार किया गया। इस दौरान कई बार जबरन अप्राकृतिक सेक्स किया गया। गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात करा दिया गया। ब्लैकमेल किया, जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत और कुछ वीडियो क्लिप्स सौंपने के बाद दिल्ली पुलिस ने विमेन काउंसलर को बुलाया और पीड़ित की काउंसलिंग कराई। हिंदू राव हॉस्पिटल में पीड़ित का मेडिकल भी हुआ। दिल्ली पुलिस पीड़ित की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट को सवाई माधोपुर पुलिस को ट्रांसफर करने ही वाली थी कि पीड़ित की गुहार पर दिल्ली के सदर बाजार थाने में 0 एफआईआर को एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। महिला अत्याचार के मुद्दे पर पहले से ही घिरती रही कांग्रेस सरकार के लिए रोहित जोशी प्रकरण एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो 2023 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों का महिला अत्याचार से सीधे जुड़ना उनके लिए बड़ी मुश्किल साबित कर सकता है। उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। राजस्थान के लिहाज से अगर देखा जाए तो महेश जोशी प्रकरण से पहले भी जौहरी लाल मीणा के पुत्र के मामले में इस तरह का विवाद हो चुका है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात ताज की, क्योंकि ताज एक दावेदार हजार है। दुनिया के 7वें अजूबे को लेकर के अब नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। क्या ताजमहल पूर्व जयपुर राजघराने की मिल्कियत है? पूर्व राजघराने की सदस्य और सांसद दिया कुमारी के इस बयान के बाद मालिकाना हक को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है। ताजमहल के तहखाने के 22 कमरों को खोलने की याचिका को भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया हो, लेकिन मोहब्बत की इस ऐतिहासिक इमारत पर कई विवाद अब भी बरकरार हैं। ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाली पूर्व जयपुर राजघराने की राजकुमारी
सांसद दिया कुमारी को मुगल वंशज प्रिंस तुसी ने खुला चैलेंज दिया है। शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तब जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। ताजमहल पर नई कंट्रोवर्सी, दिया कुमारी को प्रिंस तुसी का चैलेंज, मालिकाना का दावा चीप पब्लिसिटी स्टंट। आखिर किसका है 7वां अजूबा? ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी और अद्भुत कलाकारी, खूबसूरती की ऐसी नायाब इमारत जो देखने आए वो देखता रह जाए। लेकिन ताजमहल पर रोजाना नई नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। पहले मकबरा है या मंदिर, इस पर बवाल, फिर 22 कमरों को खोले जाने पर कोर्ट तक पहुंचती बात। अब ताजमहल की जमीन को लेकर बहस छिड़ी है। बीजेपी सांसद पूर्व जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी ने ताजमहल पर मालिकाना हक जताया तो प्रिंस तुसी ने खुला चैलेंज दे दिया। तुसी के कहे के मुताबिक मुगल सल्तनत, फिर ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत, इतने समय में आपको याद नहीं आया कि ताजमहल आपका है? हिम्मत है तो ताजमहल पर हक साबित करें। कि छिचोरे पने के जो है हिंदू मुसलमानों की जो है बयाना देकर जो है आप कंट्रोवर्सी करा रहे हैं, तो तमाम जो है फिर बार अपील करूंगा कि तमाम हिंदुस्तान मुसलमान हिंदू भाइयों से कि ऐसे छिचोरे बरबुलों की बातों पे आप ध्यान ना दीजिए। और जहां तक दिया कुमारी से करूंगा कि आपको मैं ओपन चैलेंज किया हूं, अगर वाकई में आप राजपूत घराने का ब्लड है, आप पे एक खतरा भी है, जैसा मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, तो आप वो दस्तावेज पेश कीजिए। मैं जब मानता हूं आपके पास कोई दस्तावेज ना पोतीनामा में है ना कहीं पर है आपके पास, एक हवा में तीर मार दिया आप और पब्लिसिटी गेन करने के चक्कर में गए। ऐसी चीप पब्लिसिटी के लिए मत कीजिए आप, और ऐसे छिचोरे करके तमाम राजपूत घराने को और मुगल खानदान को बदनाम मत कीजिए। मौसा और आपकी मौसी को भी बदनाम मत कीजिए। दिया कुमारी ने ताजमहल को लेकर क्या बयान दिया था आगे इसको भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले राजकुमारी को खुला चैलेंज देने वाले प्रिंस के बारे में जान लेते हैं। प्रिंस तुसी हैदराबाद के रहने वाले हैं। पूरा नाम प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी है। खुद को मुगल बादशाह शाहजहां का वंशज बताते हैं। दावा है कि बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी से आते हैं। बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक का दावा कर चुके हैं। ताजमहल को भी अपने खानदान की प्रॉपर्टी बता चुके हैं। पहले उन्हें आगरा घूमने पर प्रोटोकॉल दिया जाता था। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि यहाँ जयपुर राज परिवार का पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। मैंने सुना है कि उसके बदले में कोई मुआवजा दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ बोल सकते थे। अब अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई और कोर्ट में याचिका दायर की है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इससे जुड़े सबूत कोर्ट में मुहैया कराएंगे। ताजमहल के कुछ कमरे या कुछ पार्ट हैं जो सील हैं, उसे खोला जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि ताजमहल की जगह क्या था। जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। दिया कुमारी के बयान में कितना दम है, इस पर इतिहासकारों की राय कुछ अलग है।
वरिष्ठ इतिहासकार रणवीर सिंह की माने तो दिया की बात में आधी सच्चाई है। ये सच है कि जमीन दिया कुमारी के परिवार के तरफ से दी गई थी, लेकिन इस जमीन के बदले दिया कुमारी के परिवार को 2 हवेलियां दी गई थी। ये जो ज़मीन जो है, ये पुराना ज़मीन, ये बाग थे वहाँ पे, और ये जयपुर की थी, और ये उस वक्त मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पास थी। और जब मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ तो बुरहानपुर से उनकी बॉडी लाई गई और यहाँ अकबराबाद में उनको दफनाने की बात थी। तो शाहजहाँ ने इनको मिर्ज़ा राजा जयसिंह को कहा कि तुम ये ज़मीन मुझे दे दो, तो उन्होंने बिल्कुल मुफ्त में दे दी। मगर शाहजहाँ ने इनको 2 हवेलियाँ ताजगंज में दी थी। तो ये तो मामला ख़त्म हो गया, और वहाँ पे कोई इमारत नहीं थी, बाग था, अपने फवारे वगैरह सब बने हुए थे, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। उसके ऊपर इन्होंने ये मकबरा बनाया ताज का, और ये मुमताज़ का ताज बना। इससे पहले भी ताजमहल को लेकर अलग अलग दावे किए जा चुके हैं। 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई थी। 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के मुख्यमंत्री से ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग रखी थी। बचपन से किताबों में पढ़ा है कि जब शाहजहां की बेगम मुमताज का निधन हो गया, तब मुगल बादशाह ने 1632 में उनकी याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को लेकर कई तथ्य सामने आए, लेकिन इन तथ्यों को कोर्ट से कभी मान्यता नहीं मिली। अब देखना होगा कि दुनिया के 7वें अजूबे पर किए जा रहे मालिकाना हक को लेकर विवाद कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और खबर में दम है में अब बात गर्मी की, क्योंकि प्रदेश में एक तरफ गर्मी का पारा 48 के पार है, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती की मार लगातार लोगों पर पड़ रही है। पावर क्राइसिस के बीच सरकार को अपील करनी पड़ रही है कि प्रदेशवासी बिजली का सदुपयोग करें। उधर बिजली की मांग और आपूर्ति का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या प्रदेश में बिजली संकट के लिए सिर्फ कोयले की किल्लत ही जिम्मेदार है? और अगर कोयले की किल्लत ही इसकी जिम्मेदार है तो पहले से इस संकट के निपटने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है, और यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है। लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का संकट नहीं है। इस प्रकार का संकट लंबे समय बाद आया है। एकदम से डिमांड बढ़ी है। राजस्थान में जितना हमारा बिजली का प्रोडक्शन होता है उससे 33% अधिक डिमांड बढ़ी है। राजस्थान में सबसे बड़ा बिजली संकट, 1,52,00,000 उपभोक्ताओं पर कटौती की मार। भीषण गर्मी में बिजली क्राइसिस से त्राहिमाम। राजस्थान सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आधे दिन भी बिजली नहीं मिल पा रही है, वहीं शहरी क्षेत्रों में तय शेड्यूल के मुताबिक भी जमकर पावर कट हो रहा है। भीषण गर्मी में दिन मुश्किल से कट रहे हैं, तो वहीं बिन बिजली रातों की नींद उड़ी हुई है। ग्रामीण इलाकों में जमकर कटौती। जयपुर डिस्कॉम करीब 89 फीडर्स रोजाना बंद कर काट रहा बिजली, तो अजमेर डिस्कॉम करीब 71 फीडर्स को रोजाना बंद कर बिजली काट रहा है। जोधपुर डिस्कॉम करीब 85 फीडर्स बंद कर बिजली काट रहा है। रात 8 से 12 बजे और दोपहर को 12 से 5 बजे तक बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि बार बार चेताने के बावजूद भी बिजली के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अब जरा जान लेते हैं कि प्रदेश के सभी सोर्सेज को कुल मिलाकर कितनी बिजली बची है और रोजाना कितनी बिजली की जरूरत है। बिजली की अधिकतम डिमांड 14,500 मेगावाट, औसत बिजली की उपलब्धता 11,500 मेगावाट। सभी सोर्सों को मिलाकर 20 करोड़ यूनिट प्रोडक्शन। दूसरे राज्यों से मिल रही करीब 7 करोड़ यूनिट बिजली।
32.50 करोड़ यूनिट की जरूरत, मिल रही 27 करोड़ यूनिट। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि उसने संकट से पहले ही सरकार को अलर्ट किया था, लेकिन ऊर्जा विभाग के अफसर कुंभकर्णी नींद सोते रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, विधानसभा के सत्र में भी हमने सरकार को सचेत किया था। कोयले की कमी के कारण से बिजली की आपूर्ति में कमी आई है, बाकी राज्यों में भी कमी आई, सबने अपनी व्यवस्था पहले से की। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जाकर वहां के सीएम से मिलाए, केंद्र से भी मिले, उनसे इस समस्या का समाधान हुआ नहीं। समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें देने को कोई तैयार नहीं होता। सबसे बड़ा संकट यह है कि इनकी क्रेडिट खत्म हो गई। सामान्यतः क्या होता है कि जब गर्मी का समय आता है, चाहे सरकार हमारी रही हो चाहे उनकी रही हो, ये ऐसा समय होता है जब बिजली की व्यवस्था के बारे में हमको पहले से ही अपना रोड मैप बनाना पड़ता है, उसके अनुसार अपनी तैयारी करनी पड़ती है। आवश्यकता बढ़ती है, ये जग जाहिर है, और उसके लिए कंटिजेंसी जो भी प्लान बनानी होती है वो पहले बनानी पड़ती है। और फरवरी के महीने में जब विधानसभा चली थी तब हमने उनको सचेत कर दिया था कि कोयले की कमी के कारण से राजस्थान बिजली के संकट में आएगा। जब उनको जानकारी थी तो उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए थी। एंड टाइम पर जो है ना, जनता को भगवान भरोसे छोड़ करके सरकार चलती है तो ये सरकार की अयोग्यता ही साबित करती है। बीजेपी ने बिजली संकट को लेकर सरकार को घेरा तो सरकार की तरफ से भी सफाई आई। ऊर्जा मंत्री ने कहा, बिजली संकट को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। पूरे देश में बिजली की मांग एकदम से बढ़ी है। पूनिया जी, कटारिया जी से कहना चाहूंगा कि इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है, बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। हमने केंद्र से मांग की है कि राजस्थान को अतिरिक्त कोयला आवंटित किया जाए। बिजली का जो संकट है ये सियासत का या राजनीति से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिछले 38 सालों के बाद में पूरे देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। हम पिछले 2 महीने से लगातार केंद्रीय कोयला मंत्री जी से भी मिले हैं, ऊर्जा मंत्री जी से भी मिले हैं, और हमने ये मांग की है कि राजस्थान को अतिरिक्त कोयला आवंटन किया जाए। ऊर्जा मंत्री आपकी बात मान भी लें कि विपक्ष बिजली संकट पर सियासत कर रहा है। केंद्र ने अतिरिक्त कोयला नहीं पहुंचाया, लेकिन बिजली संकट पर बड़े सवाल। पहले एनर्जी असेसमेंट कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई? गर्मी में बिजली क्राइसिस के लिए क्यों नहीं बना प्लान? महंगी बिजली खरीद के बावजूद पूरी सप्लाई क्यों नहीं? सरकार को जब पता था गर्मी सिर पर है और पारा 45 डिग्री के पार जाएगा और कोयले का संकट गहराएगा, तो फिर बिजली संकट के वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को अंधेरे में क्यों छोड़ दिया गया? और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।